हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो 8वां चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 7 अध्याय हो चुके थे, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 8वां अध्याय है वो है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो इस चैप्टर में हम कोशिका की जो संरचना है उसके अंतर्गत आने वाली जो पार्ट होते हैं उसके अंदर उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचना मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका। तो अंगों की संरचनात्मक जो मूलभूत इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका। मतलब जो अंगों का निर्माण होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बेसिकली कोशिका की बात करें तो कोशिका से मिलके जो होता है क्या बनता है, ऊतक। कोशिका से मिलके क्या बना होता है, ऊतक। कोशिका से ऊतक, फिर ऊतक से क्या होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है। क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है। और अंगों से फिर शरीर का, पूरे शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है वो अंगों के मिलने से बनता है। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार जो है एक भवन निर्माण करने के लिए कई सारे ईंटों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार अंगों के निर्माण के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है जो मूलभूत इकाई होती है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, कब हुआ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल का एक भाग होता है कॉर्क। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। किसमें, जो उन्होंने पतली स्लाइस ली थी कॉर्क की, तो जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, कोष्ठयुक्त विभाजित बक्से दिखाई देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कॉर्क की कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी से देखी गई हैं। और ये जो बक्से हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी की छत्ते कितना इसमें बना हुआ है, ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने यह देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। तो ये जो प्रत्येक कोष्ठ है उसी को कोशिका का नाम इन्होंने दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा जो संरचनाएं थी वास्तव में क्या थी, मृत कोशिकाएं थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। जो रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क को देखा था उसकी संरचनाओं को, तो जो बक्से नुमा संरचनाएं उसमें दिखाई दे रही थी वो वास्तव में क्या थी, मृत कोशिकाएं थीं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, खोज हुई, तब उसके बाद ही हम सजीवों के जीवित कोशिकाओं
को देख सके। उसके पहले नहीं देखा गया था। सजीवों का जो कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनको तब तक नहीं देखा गया जब तक सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हो गई। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों के बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। जब रॉबर्ट हुक ने प्रेक्षण किया था तो उसके 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी हम लोगों को। आज अधिक जानकारी है या अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा संभव हो सका है। जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो उसके बाद जो है कोशिका की संरचना जानने में मदद मिली। अगला है कोशिका। अब कोशिका के बारे में हम जानेंगे। भवन के लिए ईट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। भवन के लिए जिस प्रकार ईट, तो उसी प्रकार सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। तो कोशिका क्या होता है? सजीव का मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा जाता है कोशिका को। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज क्या होती है, वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार जो सजीव जगत होता है उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। लेकिन भिन्न होते हुए भी इनकी कोशिकाएं एक कोशिकाओं से ही बने होते हैं। लेकिन अगर इनके साइज की बात करें, डिजाइन की बात करें, तो सब में अलग अलग होता है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। सजीव कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एक एकल कोशिका है या कोशिकाओं का समूह है? तो बिल्कुल, मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक एकल कोशिका है और आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से। तो इसको याद रखिए कि मुर्गी का अंडा जो क्या होता है, एक कोशिका होता है, एकल कोशिका होता है। ये यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये ईंट की दीवार है। तो इसमें कई सारे ईंट मिलकर हैं, तो इस दीवार की मूलभूत इकाई क्या हुई? ईंट हुई। तो इसी प्रकार जो है अंगों कोशिकाओं से मिलकर होता है, तो कोशिका क्या हो गया? मूलभूत इकाई हो गई। यहाँ पर फिगर में दिया है प्याज की झिल्ली, तो इसकी जो है संरचना दिखाई गई है। ये भी जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आप देख रहे हैं कई सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसके अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार जो है कोशिका संरचना होती है। अलग अलग सजीवों में अलग अलग इसकी आकृति होती है, साइज होती है। अगला पॉइंट है सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। तो किसके उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। उपयोग अभिरंजक अलग अलग प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति और साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या भी भिन्नता होती है उनमें। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति और साइज में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं।
कई खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह उनके अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह क्या करते हैं? अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होता है और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिक, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब अनेक हुआ और सेलुलर का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कह सकते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। तो शुरुआत में क्या होता है? जैसे कुछ जीव अंडे से पैदा होते हैं, तो अंडा क्या होता है? पहले एक कोशिका होता है और धीरे धीरे जब वे विकसित होती हैं तो उनमें कई सारी कोशिकाएं विभाजन के रूप में दिखाई देने लगती हैं और जब वो पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो उनमें अरबों कोशिकाएं दिखाई देती हैं, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो। निषेचित अंडा क्या करता है? गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। चित्र में आप देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। ये जो आप फिगर इसमें देख रहे हैं, एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम। ये दोनों एकल कोशिका होती हैं। एक कोशिका वाले जीवों को क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव, यूनि एक सेलुलर कोशिका। तो एक कोशिक इसी वजह से इन्हें कहते हैं। देख रहे हैं फिगर, यह है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक कोशिक जीव वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। तो जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो जो क्रियाएं करते हैं वही क्रियाएं जो है एक कोशिक जीव भी करते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। तो ये बहुकोशिक जीव भी करते हैं। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह क्या करता है? ऊतक का निर्माण करता है। तो शुरुआत में हमने बताया कि कोशिकाओं के मिलने से क्या क्या बनता है? ऊतक बनता है। और ऊतक जब एक समूह में होते हैं तो क्या निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? कई सारे अंग होते हैं और ये अंग ऊतक से बने होते हैं और ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अध्यापक अमीबा और पैरामीशियम की अस्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब में जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। तो आपको अमीबा, पैरामीशियम दिखाई देंगे उस जल में, जो तालाब का जल होता है, पानी होता है। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति क्या है? अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। यह अपनी आकृति क्या करती है? बदलती रहती है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई की प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। पादाप ये जो है आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ जो ये क्या होते हैं? पादाप। तो यही क्या करते हैं? इनके चलने में भी मदद करते हैं, गमन करने में भी मदद करते हैं। और कोई वस्तु जो है उनको खाने के लिए अगर ग्रहण करना हो उस वस्तु को, तो ये क्या करते हैं? यही पादाप जो होते हैं उसको अंतर ग्रहण कर लेते हैं, भोजन को उसमें मदद करते हैं।
यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन के अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते हैं। तो कब होता है? जब अमीबा गति करता है उस समय, या भोजन का अधिग्रहण करता है तो उस समय जो है ये प्रवर्ध क्या करते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? आपने देखा कि वो गति करती हैं और भोजन का अधिग्रहण करती हैं, उसमें मदद करती हैं प्रवर्ध। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में क्या करती है? सहायता करती हैं। तो आप जान गए उसका क्या उपयोग है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है निम्न में से एक कोशिक संरचना है। RBC, WBC, प्लाज्मा ऐसे दे देगा ऑप्शन, तो आप क्या लगाएंगे? WBC। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं इसको, या व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये एक कोशिकीय संरचना होता है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। बस अंतर क्या है? WBC बस एक कोशिकीय संरचना है, वो पूर्ण विकसित जीव नहीं है, लेकिन अमीबा क्या है? एक पूर्ण विकसित जीव है और एक कोशिकीय ये भी होता है और स्वतंत्र इसका अस्तित्व होता है। दूसरे जीवों की तरह इसमें भी क्रियाएं होती हैं। आपके विचार से उन जीवों की कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र में मानव के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका दिखाए गए हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। तो इनकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी आकृति साइज ये अलग अलग होती हैं। पेशी कोशिकाएं होती है, उनकी भी अलग होती है। तंत्रिका कोशिका भी अलग होती हैं, इनकी साइज और आकार। कोशिकाएं जो होती हैं या तो चपटी गोल होंगी या लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप होता है, जैसे मूली होता है, मूली का आकार तर्क रूप बोलते हैं उसको, तो उसके आकार के भी होते हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, कुछ शाखाएं निकली हुई होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती हैं उनमें शाखाएं निकली हुई होती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका का काम क्या है? संदेश को प्राप्त करना और उसका स्थानांतरण करना, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं और समन्वय का कार्य करती हैं, कंट्रोल करती हैं। शारीरिक गतिविधियां होती हैं उस पर कंट्रोल करती हैं तंत्रिका कोशिका। आप देख रहे हैं फिगर 1 में गोलाकार ये रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये गोल संरचनाएं होती हैं रक्त कोशिकाओं की। और तर्क रूपी पेशी कोशिका, ये बी वाला जो है ये पेशी कोशिकाएं हैं। मसल्स में जो कोशिकाएं होती हैं वो पेशी कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं। लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका इस प्रकार होती हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ शाखाएं कुछ निकली हुई हैं यहाँ पर, तो ये तंत्रिका कोशिका होती हैं। तो आप समझ गए फिगर में देख के कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी साइज, आकार ये सब अलग अलग होते हैं। आकृति, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न पदार्थ होते हैं या संघटक बोला जाता है, वो किससे परिबद्ध होते हैं या किससे घिरे हुए होते हैं? एक झिल्ली के द्वारा। यह झिल्ली पौधे और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करते हैं। तो यही झिल्ली क्या करते हैं? कोशिका को आकृति प्रदान करते हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये केवल पादप में, पौधों में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका कौन सा ऐसा संगठक है कोशिका का जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो है कोशिका भित्ति। लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो ये पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अतिरिक्त बाहर से एक और आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल पादप कोशिका में होता है। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये जो अतिरिक्त आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ये क्या करता है, आकार उसको प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करता है कोशिका को। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो जीवाणु कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसको जंतु की श्रेणी में मत रखिए, कहीं जीवाणु है तो इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं कि जो जीवाणु की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। कोशिका का साइज क्या होता है सजीवों में? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, जिसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं, के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। तो इतना छोटे से लेकर कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म दर्शीय होती हैं और नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक होता है, तभी हम उसको देख पाएंगे। सबसे छोटी कोशिका की साइज की बात करें तो ये 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है और वो होता है जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका की साइज क्या होती है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका की साइज होती है। इसको आप तो नोट कर लीजिए कि जीवाणु कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, इसकी साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और फिर अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी साइज होती है 170 mm इंटू 130 mm होता है। तो साइज भी आप नोट कर लीजिए, 170 mm इंटू 130 mm शुतुरमुर्ग का अंडा इसका साइज होता है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, नोट कर लीजिए। तो दोनों आप जान गए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और कितनी होती है। जीवाणु कोशिका की होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका साइज होता है 170 mm इंटू 130 mm। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुआ है। तो जो पीला भाग होता है उसको कौन घेरा रहता है? सफ़ेद भाग। सफ़ेद भाग क्या होता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन याद रखिए, सफ़ेद भाग क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। और पीला भाग जिसको योक बोलते हैं, पीले भाग को क्या बोलते हैं? योक। यह एक एकल कोशिका का भाग है। तो अंडा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। और ये जो पीला वाला भाग है वो एकल कोशिका का क्या होता है? भाग होता है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं, क्योंकि एक मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय अंडा होता है और जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो जीव है वो बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होंगी। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होती है। तो अभी हमने कहा कि इसका कोई संबंध नहीं होता कि अगर जीव बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। तो होता है उसके प्रकार से होता है संबंध उसका। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं
हाथी एवं चूहों दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। इसको नोट कर लीजिए। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं? संदेशों का स्थानांतरण करती हैं। वो हमारे शरीर पर नियंत्रण रखती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। कोशिका संरचना एवं प्रकार। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है। जैसे पाचन तंत्र अलग होता है, पाचन, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर अवशोषण होता है। इस प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है। तो पेड़ पौधे का जो भाग होता है जड़, वो क्या करता है? जल एवं खनिजों का अवशोषण करने में सहायता करता है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां क्या करती हैं? भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं तो भोजन का निर्माण करती हैं और संश्लेषण करती हैं उसका। प्रत्येक प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऊतक। तो इसके पहले हमने बताया कि कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंग से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो प्रत्येक अंग जो होता है वो छोटे भागों से बना होता है जिसको ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। पहले को समझ में आ गया कि अंग जो होता है ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो सजीव की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। ये याद रखिए, सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के भाग। अब कोशिका के भाग में हम देखते हैं, पहला है हमारा कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होती हैं। मान लीजिए ये कोशिका है, तो इसके अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, मान लीजिए ये केंद्रक है। ठीक, और ये कोशिका है। तो इसके अंतर्गत जो है जीवद्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? जीवद्रव्य। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य ये है और केंद्रक ये है। कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होती हैं और ये हमारा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंदर ही केंद्रक और कोशिका द्रव्य होती हैं, इसके अंदर ही। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या करती हैं? एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिका का अलग आकार है, फिर इस कोशिका से जुड़ा हुआ दूसरा है, इस कोशिका से दूसरा है, इस कोशिका से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कोशिका झिल्ली है वो क्या कर रही है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग कर रही है। तो यही कोशिका झिल्ली ही तो है जो इस दोनों को अलग कर रही है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, वो संरद्ध होती हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र होती हैं तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती हैं। तो वही जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, वो विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन भी करती हैं। तो उस कोशिका से जो है पदार्थ आ जा सकते हैं, तो उसका नियमन भी करती है।
अब इसमें प्याज प्याज आपने देखा होगा, प्याज में एक पतली सी झिल्ली होती है, तो इस क्रियाकलाप में वही दिखाया गया है। आप उस झिल्ली को चाहे आप अपने हाथ की सहायता से या किसी चिमटे की सहायता से उस झिल्ली को आप निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, एक कांच की स्लाइड लेंगे, उस पर रख देंगे और कुछ उसमें मिथाइल ब्लू की बूंद डालेंगे। क्या डालेंगे? मिथाइल ब्लू की कुछ बूंद डालकर ऊपर से दूसरी कांच रख देंगे और उसको पूरी तरह बंद कर देंगे, और ऐसा बंद करेंगे कि उसमें वायु की बुलबुले जो उसमें ना जाने पाए। सूक्ष्मदर्शी की आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस स्लाइड को आप प्रेक्षण कर सकते हैं और इसका आरेख बनाकर आप खींच सकते हैं। तो फिगर में दिखाया गया है तो फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखाई देता है। तो ये है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखाई दे रही। ये एक अलग कोशिका है, फिर ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं कोशिकाएं, और उसके अंदर केंद्रक हैं। क्या है? उसके अंदर केंद्रक है, और ये इसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो प्याज की कोशिका की सीमा प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो जो दृढ़ आवरण होता है, पहले कोशिका झिल्ली होती है, फिर कोशिका झिल्ली से बाहर की तरफ एक दृढ़ आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? केंद्रक। आप देखें इसमें यही केंद्रक है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इसके मध्य में क्या होगा? ये झिल्ली है, इसके मध्य में कोशिका द्रव्य ही तो होगा। तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य कैसे होता है? जेली। तो जेली का जो पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों नहीं होती? आवश्यकता क्यों होती है, सॉरी, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत जिस होती है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो से कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को। वो जो बाहरी मोटी परत होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो दृढ़ता प्रदान करती है का मतलब हो गया कि उसे सुरक्षा प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से भी इसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो वो कोशिका भित्ति करती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रांडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के पौधे हैं, इसमें कोशिकाओं का आप पत्तियों में कोशिकाओं की पत्ती की झिल्ली होती है, उसमें हाँ आप कोशिकाओं को देख सकते हैं। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी आपने। तो इसी प्रकार प्रेक्षण कर सकते हैं उनकी कोशिकाओं का। तो इसी प्रकार जंतु कोशिकाओं का प्रेक्षण भी हम कर सकते हैं। इसमें क्रियाकलाप दिया है कि एक स्वच्छ दांत खोदनी, जो दांत खोदने वाली इंस्ट्रूमेंट आती है, टूथपिक बोलते हैं उसको, या अगर वो नहीं मिलती है तो माचिस की तीली, जिसके मसाला वाला जो सिरा होता है, इसको आप हटा दीजिए। तो इसकी सहायता से गाल की अतिरिक्त परत को धीरे से खुरचिए, स्क्रैप करिए, और इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलेन की एक बूंद डालकर
इस पर कवर स्लिप रखिए। तो आयोडीन विलेन की एक बूंद उसमें डालिए, जो आपने गाल के नीचे वाली परत से खुरच कर आपने निकाला था, उसको पानी में रख दीजिए स्लाइड के ऊपर। फिर उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। उसके बाद फिर उस पर दूसरी स्लाइड आयोडीन विलेन के साथ, आयोडीन विलेन के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू की एक दो बूंद भी डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका प्रेक्षण कर सकते हैं आप। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्र को पहचान सकते हैं। कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये पहले ही बता कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। संरचना जो अपने बाल की कोशिकाएं हैं, आप देखेंगे इस प्रकार की संरचनाएं, ये सभी कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिकाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होती हैं आप देख सकते हैं। ये जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यहाँ पर लिखा हुआ केंद्रक। लेकिन इसके सबसे बाहरी भाग, केंद्रक का जो सबसे बाहरी भाग है, वो होता है केंद्रक झिल्ली। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भरा हुआ होता है, उसको कोशिका द्रव्य, जेली के समान होता है, वो कोशिका द्रव्य बोला जाता है। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कोशिका द्रव्य पे। यह एक जेली जैसा पदार्थ। तो कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो कोशिका के जो अन्य संगठक हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जिका, राइबोसोम इत्यादि। तो इनकी जो है, आप इसके विषय में जो है अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। बस आप संरचनाओं के बारे में इसमें जानेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। अगला है केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह क्या होता है? गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पूरी संरचना हम देख सकते हैं कोशिका की। कोशिका के अंदर केंद्रक की संरचना भी देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। तो आपने क्या देखा था कि एक कोशिका है, ये केंद्रक है। तो ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक एक कोशिका झिल्ली, जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, उससे अलग होता है। अब ये केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहरी क्या होगा? एक झिल्ली होगा, जिसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, और यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो और ये अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो ये किससे भिन्न होता है? किससे अलग होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। समझ गए कि ये केंद्रक झिल्ली होता है अथवा केंद्रावरण होता है। तो केंद्रक को सुरक्षित करने के लिए केंद्रक झिल्ली होती है उसके बाहरी तरफ, और यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो जो कोशिका द्रव्य में पदार्थ होते हैं, वो केंद्र के अंदर आ जा सकते हैं, और उसी को वो नियंत्रित करती है केंद्रक झिल्ली। उच्च आवर्धन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, या केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रक में भी एक छोटी सघन संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसको केंद्रिका बोलते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे जैसी जो समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं।
तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कैसी होती है संरचना इसकी? धागे के समान संरचना होती है इसकी। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों और लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो यही गुणसूत्र क्या करते हैं? जो आनुवंशिक गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो ये गुणसूत्र जिस आदमी के कोशिका के केंद्रक में होगा, तो उस गुणसूत्र की वजह से उसमें जो गुण होंगे, जो लक्षण होंगे, वही जब उसके जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें जो है स्थानांतरित हो जाता है ये आनुवंशिक गुण। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तभी गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। अब आते हैं जीन। जीन क्या होता है? जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। क्या है? जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। तो जीन जो आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण पर नियंत्रण। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिता जी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो सकती हैं। यदि आपकी माता जी के घुघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणामस्वरूप लक्षण में भिन्नता भी हो सकती है। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। तो केंद्रक क्या करता है? कोशिका के भी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करता है। केवल वो वंशानुगत या आनुवंशिक गुणों पर ही नियंत्रण नहीं रखता, कोशिका के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रखता है केंद्रक। सजीव कोशिका के समग्र घटक जो उसके अंदर पाए जाने वाले संघटक हैं कोशिका के, उसको जीवद्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो है जीव द्रव्य जो होते हैं, कोशिका द्रव्य अलग होता है लेकिन जीव द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ये दोनों द्रव्य आते हैं जीव द्रव्य के अंतर्गत। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो जीव द्रव्य क्या है? कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। जीव द्रव्य को और क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। पहले ही जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है? जरूर नहीं है एक समान हो। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जीवाणु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीवाणु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसी कोशिकाएं चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, अगर जो केंद्रक पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के बिना उसमें है, पाया जाता है उस कोशिका में, तो उसको कौन सी कोशिका बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इस प्रकार की कोशिका वाले जीव को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जीव किसे कहते हैं? जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली के बिना केंद्रक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। या उसकी झिल्ली को, उसकी कोशिका को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोट्स, जिसको प्रोकैरियोट्स जीव बोलते हैं, उसके उदाहरण की बात करें तो क्या क्या आएंगे? जीवाणु और नीले हरे शैवाल आएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब प्याज की झिल्ली और गाल की जो कोशिकाएं हैं, तो उनकी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं?
उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव को क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। तो ये भी आप याद रखिए, यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स जीव क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केंद्रिका झिल्ली नहीं होगा, केंद्रीय पदार्थ बिना केंद्रिका झिल्ली के ही पाए जाते हैं कोशिका में, तो उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और यूकैरियोट्स जीव में क्या होता है, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। परीक्षण करते समय क्या आपने प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं का ध्यान दिया? इन्हें हम क्या कहते हैं? रिक्तिका। तो कोशिका द्रव्य के बीच में जो है कहीं कहीं खाली स्थान भी आपको दिखाई देगा, तो उस संरचना को क्या बोलते हैं? रिक्तिका। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ये मात्र एक अथवा बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में इसकी साइज छोटी होती है रिक्तिका की। लिखा है यहाँ पर, जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पादपों की कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं। टंडनस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटे रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिड या हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड या हरित लवक बोलते हैं। यह विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में जो है प्लास्टिड बिखरे हुए होते हैं, छितरे हुई होती हैं, तो वो अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। तो ज़्यादातर हरा रंग रंजक वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं वो क्या है? हरित लवक, प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड या हरित लवक बोला जाता है। तो ये हरा ही नहीं और भी अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3, 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर की सूचीबद्ध करें और केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है, आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये संरचना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आया है, तुलना किया गया है यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में क्या क्या है। पहला चीज आपने देखा था कि जो पादप कोशिका होती है, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जो ये रिक्तिकाएं आपको दिख रही हैं ये काफ़ी बड़ी दिख रही हैं और इसमें कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपको दिख रही हैं। तो यही पढ़ा था कि पादप में जो रिक्तिकाएं होती हैं साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो साइज में छोटी होती हैं। ये हैं रिक्तिकाएं। फिर आते हैं हम कोशिका झिल्ली। ये है आपको दिखाई दे रहा है कोशिका झिल्ली। तो ये जो बाहरी परत होता है ये जंतु कोशिका का बाहरी परत है, आपको दिखाई दे रहा है ये बाहरी परत जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये कोशिका झिल्ली है।
लेकिन अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें दो लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो बड़ा वाला यहाँ पर देख रहे हैं आपको, एक लेयर ऐसे गया है, एक लेयर दूसरा ऐसे गया है। तो जो बाहरी वाला लेयर होता है, जो बाहरी लेयर होता है वही है कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर का जो लेयर है वो क्या है, सॉरी, वो कोश ऊपर वाला कोशिका भित्ति होता है और नीचे वाला कोशिका झिल्ली होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाया है कोशिका झिल्ली यहाँ पर बड़ा देखिए आप, ये जो बाहरी आपको दिखाई दे रही है ये कोशिका भित्ति है और इसके अंदर का ये कोशिका झिल्ली है। क्योंकि जंतुओं में क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आप शुरू में ही देखे हैं। फिर केंद्रक आप देख रहे हैं, ये केंद्रक है, दोनों में केंद्रक, उसका कोशिका में बीच में जो है केंद्रक है, यहाँ पर ये केंद्रक है। फिर कोशिका द्रव आप देख रहे हैं, ये जो है ये सभी कोशिका द्रव हैं ऐसे ही भरे होते हैं। फिर केंद्रक के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गुणसूत्र आपने देखा था, क्रोमोसोम। और ये जो हरा हरा पदार्थ पादप में दिखाई दे रहा है जीव द्रव के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर, तो वो क्या है, हरित लवक या प्लास्टिड बोलते हैं उसको। तो इतना चीज़ आप आप इसको चाहे तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इससे केवल इतना जान जाएंगे कि क्या चीज़ में पाया जाता है और क्या नहीं होता है किसमें। आप यहाँ पहले सारणी में देख के, पहला यहाँ पर दिया है कोशिका झिल्ली, तो ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। दूसरा है कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक की बात करें तो दोनों में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो ये भी दोनों में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है केंद्रक झिल्ली। हरे शैवाल में वो उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स जीव बोलते हैं। तो केंद्रक झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव ये भी दोनों में पाया जाता है। और प्लास्टिड हरित लवक ये केवल पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। हरितिकाएं ये दोनों में होती हैं, पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। तो बस आप दो चीज याद रखिए कि कोशिका भित्ति और हरित लवक जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, ये दोनों अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति और प्लास्टिड ये अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में, और लगभग सभी पाए जाते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ये जो कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका द्रव है, रिक्तिकाएं हैं, ये सभी जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, वो हैं आपकी कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, ये अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इसमें सारांश हम देखते हैं क्या हमने सीखा इसमें। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसको हम अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना क्या होती है, कोशिका होती है। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, इसको याद रखिए। कोशिकाओं के विविध आकृतियां और साइज जो होती हैं परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी, जिन नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा हम नग्न आंखों से देख सकते हैं।
कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार करती है जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती हैं। तो कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करता है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जीव को प्रोकैरियोट्स जीव बोलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं वो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तका होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तकाएं होती हैं। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और यहाँ पर एक चीज़ दिया है उसको भी आप जानिए, इसको नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती हैं। कैसी होती हैं? त्वचा के जो बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 किलोग्राम मृत त्वचा होती है। कितने? 2 किलोग्राम मृत त्वचा होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षयित हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो ये भी आप जान सकते हैं इसको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।